नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार के प्राइम टाइम में हमने यूपी में पिछले 3 साल में हुए सांप्रदायिक घटनाओं पर बात की। हिंदुस्तान टाइम्स के अपू स्थोस सुरेश ने वहां के 75 जिलों के पुलिस रिकॉर्ड की छानबीन कर ये बताया कि 2013 से लेकर अब तक राज्य में 10,000 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। अगर राजनीतिक दल इन घटनाओं के पीछे हैं या लाभ उठा रहे हैं तो यूपी की जनता को ही आगे आना चाहिए और अपने सामाजिक ताने बाने को बचाना चाहिए। क्या वाकई यूपी की जनता को नौकरी, अच्छे अस्पताल, बेहतर सरकारी स्कूल जैसे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है? उनमें ऐसे मुद्दों में उनका मन नहीं रमता है जिनका संबंध ऐसे मुद्दों में उनका मन रमता है जिनका संबंध भड़काने से होता है? मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसी होती है, लेकिन 10,000 घटनाओं को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? अगर तादाद इतनी है तो लोगों को खुद बाहर आकर समाज को बचाना चाहिए। आज मैं नौकरी पर बात करूंगा। क्या जिस तादाद में सांप्रदायिक तनाव की संख्या बढ़ रही है, नौकरियां भी बढ़ रही हैं? क्या नौकरी का सवाल बिल्कुल जरूरी नहीं है? दिल्ली स्थित एक संस्था है प्रहार, जिसकी अध्ययन की रिपोर्ट समाचार एजेंसी पीटीआई के जरिए तमाम अखबारों में छपी पिछले दिनों। इसके मुताबिक पिछले 4 साल से हर दिन 550 नौकरियां गायब होती चली जा रही हैं। किसान, छोटे खुदरा वेंडर, दिहाड़ी मजदूर, इमारती मजदूरों के सामने जीवन का संकट खड़ा होता जा रहा है। इस हिसाब से 2050 तक भारत में 70 लाख नौकरियों की कमी हो जाएगी। 2050 तक किसने देखा क्या होगा? ये सर्वे टिका रहेगा या नहीं, कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो समय बीत चुका है उसके बारे में जो नतीजा है उस पर तो हम बात कर सकते हैं। प्रहार के अध्ययन को चुनौती देते हुए इन्हीं बातों पर ndtv.com पर अनुपम मनूर ने एक लेख लिखा है कि नौकरियां कम तो हुई हैं मगर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। प्रहार ने भी यह दावा नहीं किया कि सब कुछ समाप्त हो गया है, बल्कि पिछले 4 साल में जो गिरावट आई है उसके बारे में बताया। बहरहाल, प्रहार ने अपने सर्वे में लेबर ब्यूरो के एक आंकड़े का बारीक अध्ययन करने का दावा किया है, जिसके अनुसार 2015 में सिर्फ 1,35,000 नौकरियों का ही सृजन किया गया। यह सरकारी आंकड़ा है। 2013 में 4,19,000 नौकरियां पैदा हुई थीं। 2013 से 2015 के बीच भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2015 में केयर रेटिंग्स एक संस्था है, इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मदन सबनवीस और अनुजा शाह हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि कंपनियां अपने बैलेंस शीट में नौकरियों का जो आंकड़ा पेश करती हैं उनका इन दोनों ने अध्ययन किया और बताया कि पिछले 4 साल में 1072 कंपनियों का बैलेंस शीट अध्ययन करने पर पता चलता है कि 2014 में 11,88,000 से अधिक नौकरियां जोड़ी गईं, लेकिन 2015 में 12,760 नई नौकरियां ही जोड़ी गईं इन 1,000 कंपनियों में। इतनी गिरावट कैसे आ सकती है? 1,000 से अधिक कंपनियों में नौकरियों में इतनी तेजी से गिरावट, किसी को फिक्र नहीं। और लोग इस बात में उलझे हैं कि मंदिर के सामने से ताजिए का जुलूस कैसे निकले, मस्जिद के सामने से प्रतिमा विसर्जन का जुलूस कैसे निकले। मदन सबनवीस और अनुजा शाह की रिपोर्ट में सेक्टर के हिसाब से नौकरियों का विश्लेषण है। 2015 के साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 43.7% नौकरियां घटी हैं। नेगेटिव ग्रोथ है कंस्ट्रक्शन, जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं। 2015 के साल में केबल में नेगेटिव है, 20.6% नौकरियां घटी हैं। डायमंड और ज्वेलरी में 28.4% नौकरियां घटी हैं। आप देख सकते हैं कि सूरत में इतना उपद्रव और इतना तनाव क्यों रहता है। इंजीनियरिंग में 26.4% नौकरियां नेगेटिव में दर्ज की गई हैं। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेवाओं में 20.5% नेगेटिव है। ये केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में आईटी सेक्टर में 20% की वृद्धि है। ये 2015 की बात है, लेकिन 19 अक्टूबर यानी आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार आईटी सेक्टर में नौकरियां बहुत तो नहीं मगर कम होने लगी हैं। अहमदाबाद, पुणे और मुंबई से बिजनेस स्टैंडर्ड के 3 संवाददाताओं ने रिपोर्ट फाइल की है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो कैंपस सिलेक्शन होता है वहां नौकरियां कम आ रही हैं और सैलरी में ठहराव है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले इस साल कैंपस की नौकरियों में 20% तक की गिरावट आ सकती है। आईटी सेक्टर में पिछले 6 साल से बेसिक ऑफर 3 से 3.5 लाख प्रति वर्ष ही बना हुआ है, इतने पे नौकरी मिलती है। मिड लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज जो आईटी एनआईटी नहीं है, वहां पर इतनी सैलरी पर ज्यादातर लोगों को ही नौकरी मिलती है। इसलिए दहेज का जब सौदा हो तो ध्यान रहे, दहेज ना दें और 3.5 लाख वाले इंजीनियर को कभी इतना पैसा ना दें। इस हिसाब से देखें तो सैलरी में नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। एक कारण यह भी है कि बाजार में बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर हो गए हैं, इसलिए भी उनकी शुरुआती सैलरी कम हो सकती है, पिछले 6 साल में नहीं बढ़ी है। यानी 6 साल पहले कोई इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई करके निकला तो 3 लाख पर नौकरी पाया। 6 साल बाद एक और इंजीनियर पढ़ के निकलता है तो वो भी 3 लाख
पर सालाना पर नौकरी पाता है। इस बीच कॉलेज की फीस बढ़ गई होगी, पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया होगा और इंटरेस्ट रेट बैंक लोन का। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कई कॉलेजों के प्लेसमेंट सेल से बात कर लिखा है कि कैंपस आने वाली कंपनियों की संख्या में तो कमी नहीं है, मगर नौकरियों की संख्या में कमी रहने का अनुमान है। पहले कंपनियां 4 लोगों को नौकरी पर रखती थी अमूमन, तो अब 2 लोगों को रख रही हैं। 90% कंपनियां पिछले साल की ही सैलरी दे रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में हेड हंटर इंडिया के चेयरमैन क्रिस लक्ष्मीकांत का बयान छपा है कि इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी चोटी की 3 कंपनियां हर साल कोई 2 लाख नए इंजीनियरों को नौकरी पर रखती थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 70 से 80 हजार हो गई है। इसका कारण यह भी है कि बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर और बीमा क्षेत्र में ठहराव आया है। एक कारण हमने पिछले दिनों प्राइम टाइम में किया था इंजीनियर दिवस पे कि 90 से ज्यादा प्रतिशत इंजीनियर अब नौकरी देने के लायक भी नहीं है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं कि वहां से इन आईटी कंपनियों को बिजनेस नहीं मिल रहा है, बैंकिंग, बीमा और इन सेक्टरों से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियां बढ़ सकती हैं। अगर आप केयर रेटिंग्स के आंकड़े देखेंगे तो 2015 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि नेगेटिव थी, -5.2% दर्ज हुई थी, और बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल मात्र 2.1% की वृद्धि हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि की जब कोई बात करे तो यह ध्यान में रखिएगा कि उसके पहले नेगेटिव वृद्धि हुई है। एक और बात का ध्यान रखना होगा कि ये सारे आंकड़े सरकारी नहीं हैं, अलग अलग रिसर्च एजेंसियों के हैं। अच्छा होता कि इस तरह के आंकड़े सरकार जारी करती भी है। सरकार लेबर ब्यूरो का आंकड़ा सरकार जारी करती है, लेकिन क्या सरकार उसे स्वीकार करेगी? 2015 में 1,35,000 से ज्यादा नौकरियां नहीं बढ़ी हैं, क्या यह सरकार मान लेगी? लेबर ब्यूरो तो सरकारी है, उसका एक और सर्वे आया है जिसके आधार पर 1 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में सुबोध वर्मा ने खबर लिखी और कई लोगों ने खबर लिखी है। इस सर्वे के अनुसार 15 साल से अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी पिछले 5 साल में सबसे अधिक है, उच्चतम स्तर पर है। काम कर सकने वाली आबादी का 1/3 हिस्सा बेकार बैठा है। 68% यानी 100 में 68 लोग कामगार परिवारों की इनकी मासिक आमदनी 10,000 से रुपए से अधिक नहीं है। सोचिए कितना व्हाट्सएप करते होंगे और कितना केबल टीवी देखते होंगे। 68% लोग, हाँ सोचिए, लेकिन 68% लोग 10,000 महीना कमाते हैं सिर्फ। लेकिन इस बहस किस पर हो रही है? वही ताजिए का जुलूस किधर से निकलेगा, प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस किधर से निकलेगा, मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे, मंदिर की आरती के सामने अजान क्यों हो रहा है। क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है? क्या किसी ने दावा किया है कि हमने इतनी नौकरियां दे दी? लेकिन अखबार रंगे इस बात से कि राम मंदिर बनेगा या अयोध्या में म्यूजियम बनेगा। सुबोध वर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया के ने लिखा है कि लेबर ब्यूरो ने अपने नए सर्वे में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2015 के बीच 1,60,000 परिवारों में, अंग्रेजी में इसे हाउस होल्ड कहते हैं, उनके 7,80,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। भारत में 15 साल से अधिक उम्र के कामगारों की आबादी 45 करोड़ के करीब बैठती है। इस 45 करोड़ में से 2 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। 2 करोड़ 30 लाख लोग जिन्हें काम मिल रहा है, उन्हें साल भर काम नहीं मिलता है। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी संख्या 16 करोड़ बताई जाती है। 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता। क्या वाकई इतनी गंभीर स्थिति है? क्या आज का नौजवान जिसे नौकरी चाहिए वो इन आश्वासनों पर घर बैठ सकता है कि 2025 या 30 तक नौकरियां बढ़ने लगेंगी? आए दिन बिजनेस अखबारों में अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। कुछ खबरों में संकट की तस्वीर दिखती है, कुछ खबरों में संकट से उबरने की दिशा दिखती है, कुछ खबरों में बहुत अच्छी तस्वीर भी दिखती है, लेकिन कोई एक तस्वीर नहीं दिखती कि सब कुछ अच्छा ही है। हम प्राइम टाइम में आज बात करेंगे कि क्या वाकई नौकरियां कम हैं, क्या डरने की जरूरत है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो स्थिति क्या है। हमने कई IIT, IIM के प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों से आग्रह किया कि वो शो में आए, लेकिन सबने अपने अपने जायज कारणों से इनकार कर दिया। वैसे अगर हम तलाक पे या अयोध्या में म्यूजियम बनना चाहता लोगों से बुलाते तो 20 इधर से मौलाना आते, 20 इधर से पंडित आते, और 20 इधर से राजनेता आते, और 20 इधर से आते। तो खैर प्राइम टाइम में 3 लोग आए हैं, कम नहीं आए हैं। अभय राय मिश्रा जी हैं, ये प्रेसिडेंट है प्रहार मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रिड्रेसल। और फिर मनीष सबरवाल साहब हैं, चेयरमैन हैं, को फाउंडर हैं टीम लीज संस्था के, ये आप बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। और हेड हंटर इंडिया के, जिनका अभी मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के में छपी रिपोर्ट के आधार पर कोट किया, क्रिस लक्ष्मीकांत जी हैं, जो स्काइप से बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। आप संस्थापक भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नौकरियों की तस्वीर देखिए, हम तो जो आंकड़ा देख रहे हैं कागज़ पे, उसी के आधार पर बात कर रहे हैं, जो अलग अलग खबरें छपी हैं।
आप लोगों के हिसाब से क्या वाकई में ये स्थिति है कि इस वक्त हिंदुस्तान में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है? देखिए, इंडिया में अभी नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है, आमदनी की प्रॉब्लम है। हमारे जो बेरोजगार के आंकड़े हैं 5%, वो कोई झूठे नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए उसके पास नौकरी है, लेकिन उसको उतनी सैलरी या वेतन नहीं मिलता जितना वो चाहता है या जितना उसको जरूरी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि नौकरी 3,000 4,000 की नौकरी तो बतेरे पड़े हैं, सबको मिल जाएगी। लेकिन 5 साल पहले हमसे लोग पूछते थे कि मुझे नौकरी दे दो, अब लोग जॉब फेयर्स में हमसे कहते हैं कि अच्छी नौकरी दिलाओ। तो ये जो चेंज हुआ है क्वालिटी में कि सैलरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी दूसरा इशू है नौकरी। अगर आप सोचते हैं नौकरी प्रॉब्लम है तो फिर आप एनआरईजीएस या कोई मेक वर्क प्रोग्राम करेंगे। अगर आप सोचते हैं आमदनी प्रॉब्लम है तब फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, स्किल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है। हमने पिछले 5 साल में हर 5 मिनट को एक आदमी नौकरी दी, लेकिन हमने सिर्फ 5% लोगों जो हमारे पास नौकरी लेने आए उनको नौकरी हम दे पाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम है। मनीष, क्या आपकी जवाब से ज्यादा व्याख्याओं की में हेरफेर हो जाती है कि अगर आप सीधे ना कहना चाहें कि नौकरी नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि सैलरी का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। 68% लोग 10,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, और जो मिड लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से इंजीनियरों की फ़ौज पैदा हो रही है, वो 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना की नौकरी पिछले 6 साल से पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसका एक्सपेक्टेशन, उसकी जो आशा है ज़्यादा सैलरी की, कोई गलत आशा है। और ज़्यादा मतलब वो 3 लाख की जगह 10 लाख चाहता है, ये हम नहीं जानते। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ना कहें, साफ साफ कहें कि नौकरियाँ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। लोग नहीं मिल रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं कि ये एक भी आंकड़े आए थे कि 90% इंजीनियर नौकरी के में रखे जाने के लायक नहीं है। पर क्या नौकरियां बढ़ रही हैं? मेरे हिसाब से तो काफी बढ़ रही हैं। मतलब 2 साल पहले हमारी कंपनी में करीब 3,000 ओपन पोजीशंस थी हर दिन की। अभी हमारे पास 15,000 हर दिन की नौकरी ऐसी होती है जिसको हम भर नहीं पाते हैं। सो इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोथ सेगमेंट है, जो 15,000 होती है, 20,000, 15 और 20,000 रुपए के बीच में, 15 से 20,000 हम बॉटम ऑफ द पिरामिड। पिछले 8 साल में हमने 15 लोगों को 15 लाख नौकरों को नौकरी दी है, और इसी वेज में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड 20 साल की उम्र में। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अग्री करते हैं जो मनीष ने कहा कि नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपका ही कोट पढ़ रहा था कि जो टॉप आईटी कंपनी हैं जो साल में 2-2 लाख नौकरियां देती थीं, वो 70 से 80 हज़ार नौकरियां देती हैं। तो क्या ये हम माने कि आईटी सेक्टर में नौकरी कम हो गई है लेकिन दूसरे किसी सेक्टर में नौकरी बढ़ गई है? देखिए, अभी ग्लोबली क्या हो रहा है कि जॉब्स इन फॉर आईटी या रिटेल बहुत कुछ जॉब्स कम हो रहे हैं। कॉल सेंटर में भी कम हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है, रोबोटिक्स या जो बोल रहे हैं, उसी कारण अभी जॉब्स का कम हो रहा है। जैसा अभी देखिए, टीसीएस 3 साल के आगे 1 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर्स को लिया था। इस बार जाएंगे तो वो लोग 20,000 लेंगे। तो आपको इससे ही आपको यू कैन फाइंड आउट हाउ मच दे आर टेकिंग, और इनटेक कम हो गया है। और तीसरा चीज है कि उनका जो 6 साल की जो आगे जो सैलरी था वही सैलरी आज भी चल रहा है। तो यही हालत है कि ग्लोबली हम जो जॉब देख रहे हैं आज, वो जॉब करीब 50% से जॉब नहीं रहेगा 10 साल के बाद। आज 10 साल बाद का छोड़ देते हैं सर, आज क्या स्थिति है? आज जो लड़का कॉलेज से निकल रहा है, पिछले साल जो निकला है, इस साल जो निकला है और अगले साल जो निकला, 10 साल का हम नहीं जानते दुनिया में कैसी आर्थिक नीतियां होंगी, क्या होगा इन 3 सालों में। हाँ, मतलब आजकल हर योजनाएं 2025 की होती हैं, तो लगता है कि 2017 में कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है कोई बात। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं आज क्या स्थिति है? क्या स्थिति चिंताजनक है या दुनिया के हिसाब से है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर भारत की जीडीपी 7% के आसपास है तो नौकरियों का प्रदर्शन कितना है? नहीं, इंडिया में इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ, माने जॉब्स ज्यादा नहीं हो रहा है। ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ 7% या 6% जो भी है वो हो रहा है, बट जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन।
आप देखिए फैक्ट्री में देखिए, हमारा एक क्लाइंट है, उनका पास एक टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में उनका पुराना एक मिल है, वहाँ 2500 आदमी काम कर रहे हैं। वही सेम कैपेसिटी नया मिल लगाया है, वहाँ 70 आदमी काम कर रहे हैं। माने मेक इन इंडिया हो रहा है, बट मेक इन इंडिया में कितने आदमी का काम मिल रहा है आप ही सोचिए। लक्ष्मीकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि एक ही क्षमता की जो पुरानी कंपनी है उसमें 2500 लोग काम करते हैं, और उसी क्षमता की जो नई कंपनी बनी है जो ऑटोमेटिक है उसमें सिर्फ 70 लोग काम करते हैं। हाँ, ये है स्पिनिंग मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आईटी सेक्टर में आपके हिसाब से 1.5 लाख नौकरियां कम हो जाती हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आपने एक ही कंपनी का उदाहरण दिया कि 2500 से वो एक दूसरी कंपनी बनाता है तो 70, लगभग 2000, लगभग 2400 नौकरियां गायब हो जाती हैं। तो ये नौकरियां इसके बराबर किसी और सेक्टर में पैदा हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं सर? हाँ, आप देखिए एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो रही है। हाँ, जैसे आपको कितना चैनल हो गया, आप जैसे आपका एनडीटीवी। नहीं सर, वहाँ नौकरियां नहीं है सर। इंटरटेनमेंट सेक्टर का मैं बता सकता हूँ, वहाँ नौकरियां नहीं हैं। और बहुत लोग ये इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हिंदी अखबारों में तो बहुत जगह जाइए तो लोग स्ट्रिंगरों की सैलरी तो मैं बताऊंगा तो अभी लोग जुलूस पे निकल जाएंगे, 3000 4000 रुपये भी नहीं है। और पत्रकारों को 7000 8000 रुपये की भी सैलरी पर, ये लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ अपवाद को छोड़ के ये स्थिति है। कम से कम मैं हिंदी का तो बता ही सकता हूँ आपको। जी नहीं, आई एग्री विथ यू, आपका मीडिया में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मीडिया में भी अभी रोबोटिक्स आ गया है, आपको मालूम है। एंकर तो नहीं आ जाएगा ना रोबोट सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, मीडिया में आ गया, आप तो मालूम है आपको। ये आर्टिकल्स जो लिखते हैं, हम दो पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, काफी आर्टिकल्स आजकल रोबोटिक्स से बन रहा है। पता नहीं, मतलब अब टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लाठी लेके आ जाएंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सचमुच ये दिलचस्प है कि अब देखना चाहेंगे रोबोट आर्टिकल लिख दे रहा है। मतलब ये तो मैं सुन रहा हूँ कि हेडलाइन लिख देता है कि रोबोटिक्स से। नो, आर्टिकल लिख रहा है, आप देख सकते हैं, आप रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। और देखिए ना, अभी अमेरिका में देखेंगे तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर्स कम हो गए हैं। पीपल हैव बिकम लेस बिकॉज एवरी पर्सन इज नाउ गोइंग टू द इंटरनेट। आपका इंटरनेट में उनका ज्यादा है, सब वहाँ ऑटोमेशन ज्यादा हो गया है। पर एक चीज पर मुझे एक बात बताइए कि जो मैंने केयर रेटिंग्स की उनकी जो रिपोर्ट है वो देख रहा था, तो उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लगभग 20% से ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ है पिछले साल, जो आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर में जो नौकरी जा रही है, जो 2000 नौकरी गई है, क्या वो नौकरी इंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री सेक्टर में जाने के लायक वाली नौकरी है? क्या आईटी सेक्टर में जो इंजीनियर है वहां जो बेरोजगार हो रहा है, क्या वो इतना सक्षम है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है? 2-4 दोस्त हैं वरुण ग्रोवर टाइप के, वो लोग तो चले गए इंजीनियरिंग छोड़ के, लेकिन सब तो नहीं जा सकते ना सर। नहीं, वो दी अदर थिंग व्हिच इज ग्रोइंग, इंडिया का पॉपुलेशन भी ओल्ड हो रहा है। तो वहाँ फिजियोथेरेपी, हेल्थ केयर, ये सब नया चीज आ रहा है, आगे नहीं था। जैसे आप देख रहे हैं। बट ओवरऑल नया गवर्नमेंट कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। अभी नहीं होगा, 10 साल के बाद होगा, जरूर होगा। तब तक जो बेरोजगार हैं वो ताजिया और लाउड स्पीकर को लेके उसमें उलझे रहें, व्हाट्सएप करते रहें। मैं एक बात अभय राज मिश्रा जी से जानना चाहता हूं, जिनका ये जिन्होंने लेबर ब्यूरो का जो सरकारी डेटा है, अभय जी शायद उसका आप लोगों ने अध्ययन किया, तो उसकी आलोचना ndtv.com पे छपी है, आप देख भी सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना विश्वसनीय है जो मनीष जी ने कहा या जो कृष्ण लक्ष्मीकांत जी ने कहा है, उन दोनों की बात उस लेबर ब्यूरो के सर्वे में क्या सही साबित होती है, या ये लोग अलग बात कह रहे हैं? जी, ये रवि जी नमस्कार। देखिए, मोटा मोटा आप सभी लोगों ने, मैं काफ़ी देर से आप लोगों को सुन रहा था, आप सभी लोगों ने मोटा मोटा माना है कि हर सेक्टर में नौकरियों की नेगेटिव ग्रोथ हुई है। इतना तो आप सभी लोग मान रहे हैं। मान रहे हैं ना मनीष जी? आप लक्ष्मीकांत जी ने भी माना ये बात, आपने भी माना, और आप लोगों ने बात को माना कि वो नहीं मान रहे, मनीष जी नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी मान रहे हैं। वो नहीं मान रहे हैं तो मनीष जी, मुझे नहीं पता आपके पास ये आप जो 3000 नौकरियां, 15000 नौकरियां रोजाना पैदा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं?
लेबर ब्यूरो के डाटा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप साइड पर नहीं रख सकते, और ये गवर्नमेंट के सामने फिगर्स हैं। दूसरी बात ये, दरअसल मैं आपको, जो हमारा इस रिसर्च का मुद्दा था, जो हमारा जहाँ से हम आ रहे थे, हम केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स की बात नहीं कर रहे थे, हम टोटल आदमी के जीविका की बात कर रहे थे। आज आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो खेत और खलिहान से निकल के आते हैं, वो मजदूरों के परिवारों से निकल के आते हैं। और हमने जो स्टडी किया है बेसिकली उसमें एग्रीकल्चर, एसएमई सेक्टर ये बस अफेक्टेड है। यही ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमको मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन क्रिएशन करके दे सकते हैं, और ये सेक्टर्स ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलते जा रहे हैं, अभी रवि जी ने कहा कि आप इंजीनियर्स पैदा करते जा रहे हैं, डॉक्टर्स पैदा करते जा रहे हैं, आप आईटी के लोग पैदा करते जा रहे हैं, जो वो इस लायक बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही माना है, वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 रुपये की तनख्वाह से ज़्यादा के नहीं है। और आपकी जो फिगर्स हैं, हमने 15,000 जॉब्स आप पर डे क्रिएट करते हैं, दी हैं आपने, मुझे नहीं पता इसका क्या आपके पास डाटा है, कहाँ किस सेक्टर में की हैं, कैसे की। जी, अभी एक गुजरात से मेरे मित्र ने लक्ष्मीकांत जी की बात को सही ठहराते हुए कहा है कि उनकी टेक्सटाइल यूनिट में 150 वर्कर हैं, लेकिन उन्हीं का एक जानने वाला बाहर से मशीन लेकर आया जो सिर्फ 25 लोगों में काम कर रहा है। तो वो उस बेरोजगारी पर अभय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लेबर ब्यूरो के आंकड़े से क्या आपको ये तस्वीर दिखती है कि अगर कई सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे नए सेक्टर, जैसे ये ओला उबर आया है, उसमें लोग जा रहे हों, इस तरह के सेक्टरों में भरपाई हो रही हो, लोग जा रहे हों, ऐसा कुछ दिखा है? नहीं, मैं आपकी बात को रमेश जी, क्या आपने अभी भी बोला कि अभी क्या आप बता दीजिए, क्या टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाला आदमी ओला जा रहा है, या आईटी इंडस्ट्री का जो एक सैप कंसल्टेंट है वो वहां से निकल के ओला की गाड़ी चला रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, पूरे अभी पिछले दिनों में पेपर पढ़ रहा था रमेश जी कि वर्ल्ड बैंक के, हाँ एक सेकंड मैं आता हूँ मनीष जी, आता हूँ। हाँ जी, अभय जी आप अपनी बात पूरी कर लें तो फिर मैं जाऊँ मनीष। आप मनीष जी 30 लाख, जी मैं पूरी बात अपनी कर रहा था रमेश जी कि अभी मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष साहब हैं वो आए थे अभी इंडिया, और उन्होंने अपना डाटा दिया। उन्होंने 69% जॉब का रिडक्शन होने का थ्रेट है इंडिया को बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन ओनली। अभी और यही बात है, यही जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि जहाँ पे ऑटोमेशन के बाद 2,500 लोग से, हाँ 2,500 लोग काम करते थे किसी फैक्ट्री में, वहां ऑटोमेशन की वजह से 70 लोग रह गए। अभी मैं रवि जी सुन रहा था कहीं, अभी एक पक्की खबर है, और मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, मैंने सुना है कि एक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स अगर यूज होंगे हमारे यहाँ हिंदुस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में, हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट का, जीविका का क्या हालत होगा, इसको समझने वाली बात। ठीक है, पर मनीष जी एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कंप्यूटर जब आने वाला था तो काफ़ी खौफ खड़ा हुआ, ठीक, मैं 10 साल पहले की बात नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो 25 साल की उम्र में है, 24 साल की उम्र में है, वो 10 साल तो नहीं इंतजार कर सकता। वो पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से तो पैदा नहीं होता ना, उसे तो आज ही नौकरी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक में ने भी माना है कि भारत में करीब 60% से ज्यादा नौकरियों को खतरा है, और चीन में भी लगभग इतनी ही नौकरियां चली जाएंगी। तो मुझे आप बताइए कि ये जैसे अभय राज जी कह रहे हैं 69% टू बी प्रिसाइज, जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो सबसे ज्यादा नौकरी देता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वहां ग्रोथ नहीं है, तो कहां किस तरह की नौकरियों में आप 15 से 20 हजार दे रहे हैं? आप सैलरी बता रहे हैं, अगर आप सेक्टर बताएं तो थोड़ी हमको तस्वीर पता चलती। जी देखिए, पहले तो ये आईटी का ऑब्सेशन थोड़ा बंद करिए। सिर्फ 30 लाख लोग आईटी में काम करते हैं इंडिया में, और जो उनकी सैलरी की बात आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले सिर्फ 3 लाख इंजीनियर इंडिया बनाती थी, इस साल 15 लाख इंजीनियर बना रही है। तो सप्लाई डिमांड तो काम करेगा ही। अच्छी बात है कि 15 लाख इंजीनियर बना रही है, तो लेकिन 13 लाख इंजीनियर ज्यादा बना रही है पिछले 6 साल में। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है इंडिया में, अगर आप फंक्शन सोचे तो सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स, जो लोग किसी को बेच रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो इंडिया का इंजन है। देखिए, जो चाइना ने जब उन्होंने
30 करोड़ लोगों को फार्म से नॉन फार्म पे उठाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में किया। लेकिन जो 1978 में चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी, वो अब इंडिया में 2016 में नहीं है हमारे पास। सो हमारा जो ग्रोथ इंजन होगा वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का होगा, सेल्स पीपल जो लोग बेचें, एफएमसीजी, आई मीन यही बात वॉशिंग मनीष मशीन जी, अब मैं बेचें। इसी पर आना चाहता हूं। आपने सेल्स का नाम लिया, आपने लॉजिस्टिक का नाम लिया, तो जो मैं केयर रेटिंग्स का डेटा देख रहा था, तो लॉजिस्टिक में वृद्धि है, 3 से 4% की वृद्धि है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो सेल्स में, लॉजिस्टिक में कितने की सैलरी होती होगी? क्या उसमें इंजीनियर को नौकरी मिलती होगी या मैनेजमेंट पास करने वाले लोगों को नौकरी मिलती होगी? मैं लॉजिस्टिक के भीतर से थोड़ा बहुत जानता हूं, आप लेकिन वहां भी उतनी मतलब वृद्धि आप नहीं है इंजीनियर- सर। आप वृद्धि मतलब आप पूरी दुनिया ने पिछले 35 साल में हाँ। ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हाँ। पिछले 800 साल में नहीं प्रोड्यूस किए थे। हाँ। तो क्योंकि आप इंजीनियर बन गए आपको ओके। नौकरी थोड़ी मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी से नौकरी मिलती है। ये आपका I mean, तर्क ठीक डिग्री है से कि क्या होता है? योग्यता से नौकरी मिलती है, पर मेरा सवाल है कि क्या नौकरी है? 60 मैं ब्रेक के नौकरी बाद है। आऊंगा जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो उस पर बात करूंगा। योग्यता का आपने सवाल उठा दिया, तो मैं अभय जी से और लक्ष्मी जी से इस पे उनकी राय लूंगा।